रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। नादरीन, सुहेल अफरीदी साहब की एक मुलाकात हुई कोर कमांडर पेशावर से, और उस मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पे बड़ा रोला पड़ा हुआ है। ये मुलाकात क्या हुई, क्यों हुई, मकसद क्या था, किसने करवाई, वजह क्या थी, और ये बाहर कैसे आया मामला। और मुलाकात जुमे वाले दिन हुई, सुबह पहले हाफ में, यानी 10 बजे के आसपास मुलाकात हुई, और जुमे से पहले पहले ये मुलाकात ख़त्म हो गई। उसके बाद सुहेल अफरीदी की जो मसरूफियात थी, वो फिर 3 लगातार जलसे हुए, जुमे को, हफ्ते को, एतवार को वो जलसे करते रहे। और इससे एक दिन पहले सुहेल अफरीदी ने कोशिश की इमरान खान साहब से मुलाकात करने की अडियाला जेल में। जुमेरात को वो कोशिश करते हैं इमरान खान साहब से मुलाकात करने की, वो मुलाकात नहीं होती। सुहेल अफरीदी साहब वापस आते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ वज़ीर आला हाउस में उनकी मुलाकात होती है कोर कमांडर पेशावर से, और उसके बाद वो एक जलसे में जाते हैं। अगले दिन उनका एक जरगा होता है, और फिर अगले दिन करक के अंदर एक जलसा होता है। इन जलसों में सुहेल अफरीदी ने नहीं बताया कि उनकी कोर कमांडर से मुलाकात हुई। ये रूटीन की मुलाकात है, वैसे ये वज़ीर आला की ये होती रहती है मुलाकातें, लेकिन नॉर्मली ये चीज़ें सामने आ जाती हैं। हैरत की बात यह है कि सुहेल अफरीदी ने या उनकी टीम ने इस हवाले से आगाह नहीं किया मीडिया को, या वो शायद बताना नहीं चाह रहे थे कि उनकी मुलाकात हुई कोर कमांडर से। मुलाकात का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, इसमें शहजाद अकबर साहब ने कोई इन्फॉर्मेशन दी है, और कुछ सोर्सेज से मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन उससे पहले ये मुलाकात जो है, ये सुहेल अफरीदी की दरखास्त पे नहीं हुई, ये मुलाकात कोर कमांडर की दरखास्त पे हुई है। ये ख्वाहिश जो है वो सुहेल अफरीदी की नहीं थी, वो कोर कमांडर की ख्वाहिश थी मुलाकात करने की, नंबर 1। नंबर 2, एस्टेब्लिशमेंट का अपना जो सोशल मीडिया है वो इसके ऊपर गंद फैला रहा है और प्रोपेगेंडा कर रहा है कि सुहेल अफरीदी ने मुलाकात की कोर कमांडर से, वो तो कहता था कि मैं नहीं मिलूंगा। इस किस्म की बातें जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का सोशल मीडिया कर रहा है। यानी पहले मुलाकात की दरखास्त कहां से आई? कोर कमांडर की जानिब से। मुलाकात के बाद प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है? कोर कमांडर से रिलेटेड जो सोशल मीडिया है, एस्टेब्लिशमेंट का सोशल मीडिया, वो इसके ऊपर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है सुहेल अफरीदी को। तो अब क्योंकि वो बात उन्होंने शुरू कर दी, तो बात तो आगे बढ़ेगी। इसमें शहजाद अकबर साहब ने पहले इंफॉर्मेशन दी। उन्होंने कहा जी कि जुमे के रोज एक हसास इदारे के सूबाई दफ्तर के एक आला ऑफिसर ने सूबे के आईनी सरबराह यानी सुहेल अफरीदी से रब्ता किया और उन्हें अपने साथ कोर कमांडर के दफ्तर चलने की दरखास्त की। क्या हो जी, कोर कमांडर के दफ्तर हाजिरी है। जैसे गड्ढापुर साहब को कहा था तो वो कैबिनेट लेके पहुंच गए थे वहां पे, लेकिन सुहेल अफरीदी ने, आईनी अहदेदार ने, जो पहले ही इस दफ्तर से मुलाकात से गुरेजा थे, यानी कोशिश करते मुलाकात ना करें, इन्होंने बड़े प्यार वाले अंदाज में जवाब दिया कि मेरे मनसब के तकाज़ों के मुताबिक मुनासिब यही है कि मैं अपने दफ्तर में मुलाकात करूं। यानी मैं उधर क्यों जाऊं मुलाकात करने के लिए, वो मेरा मनसब ऐसा है क्योंकि एक आईनी होता है मेरे पास, बड़ा होता है, तो वो मुझे मिलने के लिए आए। अगर वो तशरीफ़ लाना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये बात जो हसास इदारे का अफसर था उसको पसंद नहीं आई, और उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया और गैर मुनासिब लहजा इख्तियार करते हुए वहाँ से रवाना हो गए। जब यह मामला कोर कमांडर के इल्म में आया तो उन्होंने इस सूरत हाल की नज़ाकत को समझते हुए दानिशमंदी का मुजाहरा किया। उन्होंने मुतल्लिका अफसर को तंबीह करने के बाद खुद सूबे के आईनी सरबराह के दफ्तर का दौरा किया, उन्हें ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और अमन व अमान के उमूर पर खुशगवार माहौल में तबादला ख्याल किया। बाद अदा वो नहायत एहतराम के साथ रुखसत हो गए। इस वाक़े का मकसद बयान करने का आगे वो अपना बता रहे हैं कि जी मकसद ये है कि जो आईनी ओहदेदारान हैं उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखा जाए, और वही जो मनसब है वो खुद भी अपने मनसब का ख्याल रखें, और जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी उनके मनसब का ख्याल रखें। बहरहाल ये मुलाकात जो है, इसकी दरखास्त एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से यानी कोर कमांडर की जानिब से थी। सुहेल अफरीदी ने जाने से इनकार किया कि जी मैं तो नहीं आ रहा, लेकिन मेरा दफ्तर हाजिर है यहाँ पे, अगर वो आकर मिलना चाहें तो बड़ी अच्छी बात है, वो आकर मिलने, क्योंकि मेरा मनसब बड़ा है, और वो अगर आके कोई ब्रीफिंग देना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाएं, आप मुलाकात करना चाहते हैं। तो बेसिकली मुलाकात का जो मकसद बताया गया था सुहेल अफरीदी को, पहले वो ये बताया गया था, ये मुबारकबाद देना चाहते हैं। फिर वो आए, उन्होंने मुबारकबाद दी भी। अब ज़राए ये दावा करते हैं कि सुहेल अफरीदी ने, मैं सुहेल अफरीदी से बात करूंगा तब मैं पता करने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली क्या बातचीत हुई, लेकिन जो ज़राए बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सुहेल अफरीदी ने अपना वही मौक़िफ़ दोहराया जो उन्होंने जलसों में दोहराया था, खास तौर पे ऑपरेशन को लेकर, मिलिट्री ऑपरेशन को, ड्रोन हमलों को, इन चीज़ों को लेकर उनका वही मौक़िफ़ था जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। और उन्होंने ये बात भी बताई कि जनाब इमरान खान साहब से तो मुलाकात नहीं हो रही, चीज़ें पेंडिंग है। तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब से आज के दिन में सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हो जाएगी, ये दावा किया जा रहा है इस मुलाकात के बाद। तो जुम्मे वाले दिन ये मुलाकात हुई थी, लेकिन जुम्मे की अगर आप तकरीर उठाकर देखें सुहेल अफरीदी की, तो उसमें तो कोई लचक नहीं थी। हफ्ते वाले दिन भी कोई लचक नहीं थी, एतवार वाले दिन भी कोई लचक नहीं थी। लेकिन गड्ढापुर से ज़रा मुख्तलिफ तर्ज अमल है। गड्ढापुर साहब खुद मिलने चले जाते थे, बाद वक्त गायब भी हो जाते थे बेचारे, और पता ही नहीं चलता था गड्ढापुर साहब गए कहाँ पे। फिर अचानक नमूदार होकर कहते थे मैं फलां जगह से आ गया हूँ, पहाड़ क्रॉस कर लिए, उनकी अपनी एक कहानी होती थी। लेकिन सुहेल अफरीदी ने जो तरीका इख्तियार किया, ये इज्जत वाला तरीका है, और इतने बड़े आईनी ओहदे के ऊपर बैठे हुए शख्स को इस तरह पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना चाहिए, जो भी आए उससे मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। सूबे के मसाइल हल करने तो सबसे आपको मुलाकातें करनी पड़ेंगी। लेकिन इमरान खान साहब से अब वो क्या लेकर आते हैं आगे चलने का मंसूबा, ये तो इमरान खान साहब जब मिलेंगे सुहेल अफरीदी को तभी पता चलेगा, और उसके बाद जब वो बात करेंगे तब पता चलेगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी तनकीद कर रहे हैं कि जनाब ये सुहेल अफरीदी साहब ने मुलाकात क्यों की, जैसे कि एक तनकीद की है एमल वली खान ने।
एमन वली खान का कहना है जनाब पहले तो बड़ी बातें होती थी और अब जनाब ये मुलाकात क्यों कर ली, ये मुलाकात अगर की है तो फिर ये कमजोरी है, इस किस्म की बातें एमन वली खान साहब कर रहे हैं वज़ीर आला को ताने देने के लिए। और पीएमएलएन के लोग भी बढ़ चढ़ के बात कर रहे हैं। तो मेरा एक सवाल है सादा सा कि डिक्की में बैठ के जाकर किसी दफ्तर के अंदर मुलाकात करना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से, उसमें ज़्यादा इज्जत है या ये कहना कि जी अगर मिलना चाहते हो तो मेरे दफ्तर आ जाएं, यहाँ बैठ के मुलाकात कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा इज्जत है। और ये दिन की रोशनी में मुलाकात हुई सुबह 10 बजे के करीब। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक चीज़ अगर तो ये मैं पता करूंगा इसका कि क्या कोर कमांडर की जानिब से मना किया गया था कि आप इसका एलामिया जारी ना करें, या सुहेल अफरीदी ने और उनकी टीम ने जानबूझकर इस मुलाकात का एलामिया जारी नहीं किया और ये नहीं बताया कि ये मुलाकात हुई है। ये खबर इस तरह बाहर नहीं आनी चाहिए थी, उनको खुद बताना चाहिए था कि आज कोर कमांडर ने मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया, वो आए और आकर मिले और फलां चीज़ पे बात हुई। बहरहाल जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये है कि अपने मौक़िफ़ के ऊपर सुहेल अफरीदी फिलहाल खड़े हैं। जो इमरान खान साहब ने बात की है उन्होंने वही मौक़िफ़ सामने रखा है ऑपरेशन को, ड्रोन हमलों को और दीगर चीज़ों को लेकर। और मादनियात के बारे में जितना क्लियर स्टेटमेंट सुहेल अफरीदी ने दिया वो भी अब बड़ी क्लैरिटी के साथ आ गए हैं कि जनाब हम किसी को मादनियात नहीं देंगे। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक एक बहुत बड़े ऑफिसर का भाई है जो मादनियात के सौदे करता फिरता है और ये बात बड़ी जल्दी खुलने वाली है। मादनियात के हों, LNG के हों, दीगर मामलात हों, एक बहुत बड़े ऑफिसर का भाई है, बहुत बड़े ओहदे पे वो बंदा बैठा हुआ है और इसको डिग आउट कर रहे हैं। आपको खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले दिनों में खबर मिलेगी इसके हवाले से कि वो सौदेबाजी करता है मादनियात के हवाले से, सोने के ज़खायर के हवाले से और दीगर को जो सौदे रियासती सतह पे होते हैं उनके ऊपर वो सौदेबाजी करता है। नाज़रीन अब एक और खबर है, इसराइली अखबार बता रहे हैं चीज़ें हमें पाकिस्तान से पता नहीं चल रही। पाकिस्तान के अखबार को कोई बताता ही नहीं है, पाकिस्तान की मीडिया को वैसे ही इजाज़त नहीं है, मीडिया सारा कंट्रोल किया हुआ है पाकिस्तान का। तो हमें पाकिस्तानियों को इसराइली अखबार ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज एक खसूसी ड्यूटी पर गज़ा जा रही है, यानी फ़ौज गज़ा जाएगी एक ख़ास ड्यूटी करने के लिए। ये बात पाकिस्तानियों को बता रहे हैं इसराइली अखबार। और जिस मुल्क की फ़ौज जा रही है ना उसकी पार्लियामेंट को पता है, ना उसके वज़रा को पता है और ना उसके मीडिया को पता है और ना उसकी आवाम को पता है। देखें पाकिस्तानी फ़ौज जो है इसकी तैयारी से लेकर आज तक जहाँ तक ये फ़ौज पहुँची है ये सब पाकिस्तानियों के खून पसीने का पैसा है। तो पाकिस्तानियों को ये जानने का हक है कि हमारी फ़ौज कहाँ लड़ने जा रही है और कौन सी ड्यूटी करने जा रही है। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में यमन में पाकिस्तान की फ़ौज को बुलाया गया था अरब ममालिक की जानिब से। तो उस वक्त पार्लियामेंट ने यह फैसला किया था कि हम इस लड़ाई से अपने आप को बाहर रखेंगे और पाकिस्तान ने एक दानिशमंदाना फैसला कर लिया था। लेकिन आज तो पार्लियामेंट बेतौकीर है, अदलिया भी फारिग है, मीडिया भी फारिग है, कोई बात ही नहीं करता। तो हमें इसराइली अखबार से पता चलता है, द टाइम्स ऑफ इसराइल और दीगर अखबार ये बताते हैं कि जनाब पाकिस्तानी फ़ौज जा रही है कहाँ, गज़ा में। और गज़ा में क्या काम करने जा रही है इस हवाले से मैं एक खबर आपके सामने रखता हूँ यहाँ पे। ये जनाब नेतन्याहू के हवाले से खबर है कि गज़ा फोर्स में कौन सी गैर मुल्की अफवाज काबिल कबूल होंगी, फैसला इसराइल करेगा। यानी उन्होंने कहा कि जी हमें तुर्की की फ़ौज काबिल कबूल नहीं है, गज़ा में ये फ़ौज हमें पसंद नहीं है, झगड़ा करती है, इसराइल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी या इसराइली मफादात के खिलाफ काम करेगी, लिहाजा इसराइल को ये काबिल कबूल नहीं है कि वहाँ पे तुर्की की फ़ौज आए। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से इसराइली मीडिया बताता है कि पाकिस्तानी फ़ौज का अप्रूवल है और बाकायदा अमेरिकन ने, उनकी गवर्नमेंट ने यह बता दिया है कि इसराइल को पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में कोई एतराज़ नहीं है। इसराइल ने अप्रूवल दे दिया है, पाकिस्तान की फ़ौज गज़ा में जाके खिदमात सर अंजाम दे सकती है। अब कौम को मंजन बेचा जाएगा कि जनाब गज़ा में पाकिस्तानी फ़ौज का जाना एक बहुत बड़ी सआदत है। गज़ा कोई मजहबी मुकाम नहीं है, समंदर के किनारे एक इलाका है जहाँ पे फ़लस्तीनी आबाद है और यहाँ पे हमास है जिसने इसराइल के साथ एक लंबे अरसे से लड़ाई शुरू कर रखी है। हमास का खतरा इसराइल के ऊपर हमेशा मंडलाता रहता है, इसराइल उस खतरे को ख़त्म करना चाहता है और इसराइल की फ़ौज लड़ लड़ के बमबारी कर करके मामले को यहाँ तक ले आई है। पूरी दुनिया में इसराइल के ऊपर तू होती है, उनकी पॉलिसी के ऊपर, उनकी बमबारी के ऊपर लोग जो हैं वो रिएक्शन देते हैं। मगरबी ममालिक में बड़ा सख्त रिएक्शन इसराइल के ऊपर आता है, लाखों लोग मिलियंस के अंदर निकल के एहतजाज करते हैं सड़कों पे, उनकी हुकूमतों पे दबाव आता है। लिहाजा इसराइल के लिए मुमकिन नहीं है कि वो कई लंबे सालों तक यहाँ गज़ा के अंदर बमबारी करता रहे। तो गज़ा से आने वाले खतरे को रोकना कैसे? वहाँ पे एक ऐसी फौज होना चाहिए जो इसराइली सरहदों की और गज़ा की सरहदों की हिफाजत करे और कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना होने दे। अब ये वो फौज है जो बनने जा रही है कि बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स जो बनने जा रही है, इसमें जनाब पाकिस्तान को शामिल किया गया। इसराइल ने एनओसी दे दिया कि जनाब पाकिस्तान को आप ले आए, कोई मसला नहीं है, आपने तुर्की को नहीं आने देना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इसराइल के लिए। पाकिस्तान जो कोई प्रॉब्लम नहीं, पाकिस्तान को ले आए। नेतन्याहू कह रहा है कि इसराइल तय करेगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा। इसराइली अखबार कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान तय हो गया, वो आ रहा है और अमेरिकन हुक्मरान बता रहे हैं कि पाकिस्तानियों की अप्रूवल, इसराइल को कोई एतराज नहीं है, वो आ जाए, कोई बात नहीं है। अब इसमें पूरे पाकिस्तान के अंदर सवाल उठ रहे हैं। जो सवाल पाकिस्तान में उठ रहे हैं, तमाम लोगों ने लगभग एक ही तरह के सवाल किए हैं, एक ही तरह के। सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने भी इससे मिलते जुलते ही सवाल किए और यही सवाल हैं जो सबके ज़हनों में है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अब बहुत अफसोसनाक है कि अब हमें इसराइली अखबार जो है गज़ा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में अफवाज पाकिस्तान की तैनाती की इतला दे रहे हैं। कहाँ है ISPR, कहाँ है पाकिस्तान की वजारत खारजा? वैसे पूछना चाहिए कहाँ है पाकिस्तान की वजारत इतलात भी। मैं बहैसियत पाकिस्तानी
शहरी हुकूमत पाकिस्तान से दर्ज झेल सवालात की वजाहत चाहता हूं। नंबर 1, क्या यह दुरुस्त है कि अफवाज पाकिस्तान अमरीकी मनसूबाबंदी के तहत गजा में तैनात हो रही हैं? नंबर 2, क्या यह भी दुरुस्त है कि बकौल अमरीकी सेक्रेटरी खारजा इस तैनाती से इसराइल कंफर्टेबल है, मुतमईन है? नंबर 3, अब यह अमरीकी सेक्रेटरी खारजा ने कहा ना, मार्को रूबियो ने, उन्होंने कह दिया इसराइल मुतमईन है पाकिस्तान से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुर्की से मुतमईन नहीं है, ईरान से मुतमईन नहीं है। नंबर 3, क्या यह भी दुरुस्त है कि हमास के लिए बकौल इसराइली नरम गोशा रखने की वजह से तुर्क अफवाज की गजा में तैनाती की इसराइल ने मुखालफत की है और तुर्क अफवाज की तैनाती से मना कर दिया है? तुर्की जो है वो हमास के लिए इनके दिल में नरम जगह है, लिहाजा इन्हें वहां पे गजा में तैनात नहीं किया जाएगा। हाँ, जो हमास से हमदर्दी नहीं करते या जिनके दिल में हमास के लिए हमदर्दी नहीं सख्ती है, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल चौथा सवाल उन्होंने ये पूछा, क्या यह दुरुस्त है कि दूसरे मरहले में हमास को गैर मुसल्लह करने की जिम्मेदारी इस इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की होगी? नंबर 5, क्या गजा में अफवाज पाकिस्तान की तैनाती से अफवाज पाकिस्तान इसराइली फौज के साथ राबते में रहेगी या आएगी? ये बड़ा अहम सवाल है। बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी? एक तरफ इसराइली फौज खड़ी है, दूसरी तरफ आप खड़े हैं, तो राब्ता तो रहेगा। और दूसरा, गजा के अंदर जो सारा इंतजाम है वो आपके जिम्मे हो गया। और इसराइली अखबार तो यहां तक लिख रहे हैं कि इसराइली सरहदों के मामलात को या इसराइली सरहदों की हिफाजत या उसका तहफ़्फ़ुज़ वो इस फोर्स की जिम्मेदारी होगी जिस फोर्स में पाकिस्तानी फौजी भी होंगे। ये इसराइली अखबार लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। नंबर 6, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स पाकिस्तान जिसका एक मुबैना जुज़्व होगा, इसका दायरा कार अहाता अमल क्या होगा? क्या ऐसी किसी भी तैनाती पर पार्लियामेंट में खुली बहस होगी? पार्लियामेंट की मंजूरी इसके लिए ली जाएगी या जो फैसला एस्टेब्लिशमेंट कर देगी बस वही हो जाएगा आंखें बंद करके? और फिर उन्होंने कहा कि जी शमा जुने जो बड़ी चलाकी यहाँ नहीं चलेगी, याद रखें, ट्रंप की गुलामाना खुशामद यहाँ पे नहीं चलेगी, तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने रखे जाए, फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है पूरा का पूरा और अल-कुद्स शरीफ इसका दारुल हुकूमत है। बहुत अफसोसनाक है, अब हमें इसराइली अखबारात ये चीज़ें बता रहे हैं। ये जनाब अब बातें की हैं इन्होंने। देखिए, हमें यह बताया गया कुछ अर्सा पहले कि हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए पाकिस्तानी फौजें जा रही हैं। पाकिस्तानी बड़े खुश थे, ये पाकिस्तानी अब ये बात सोशल मीडिया पे उठा रहे हैं। हमें बताया गया दुनिया के जितने भी मुसलमान मुल्क हैं वो सबकी जिम्मेदारी है। दुनिया के एक एक मुसलमान वो अपनी जिम्मेदारी समझता है कि हरमैन शरीफैन की हिफाजत करना, और इसके लिए कोई भी अपनी जान दे देगा। तो बताया तो पहले ये गया था, लेकिन अब पता चला कि ये तो इसराइली मफादात की हिफाजत होने जा रही है। अच्छा, कुछ लोग इसको इस तरह जामा पहना रहे हैं कि इससे फ़लस्तीनी सिक्योर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? देखिए, आपको थोड़ा टेक्निकली इसको समझें थोड़ा सा। पाकिस्तान का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि इसराइल ने जिन इलाकों पे कब्जा किया वो काबिज़ है और ये इलाके फ़लस्तीनियों के हैं। फ़लस्तीनी अपना कब्जा छुड़ाने के लिए लड़ाई करते हैं। इसराइल अब उस लड़ाई से तंग आ गया क्योंकि उसने फ़लस्तीनियों को बहुत थोड़े इलाके में महदूद कर दिया। अब वो ये चाहता है कि ये इन इलाकों के अंदर ही महदूद होकर ज़िंदगी गुजारें, अपने दूसरे इलाकों के बारे में भूल जाएं। ये काम करने के लिए उसे बहुत फौजी ताकत इस्तेमाल करनी पड़ती है। वो जो फौजी ताकत इसराइल इस्तेमाल करता है उसके वजह से पूरी दुनिया में उसकी बदनामी होती है। तो अब एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जिसमें मुसलमान ममालिक के फौजी हैं वो जाएगी और वो ये काम करेगी कि जी जहां पे फ़लस्तीनी है वो वहां पे रहे और जहां पे इसराइली है वो वहां पे रहे, और इसराइलियों को प्रॉब्लम ना हो और फ़लस्तीनियों को प्रॉब्लम ना हो। भाई, इसराइलियों ने वहां पे फ़लस्तीनियों को क्यों मारना है? वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई मुज़ाहमत ना हो। तो जब ये फोर्स वहां पे मौजूद होगी तो इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत खत्म हो जाएगी। ये इस बात की गारंटी है ये फोर्स, जो मुझे समझ आ रही है। सादी सादी बात ये है। तो पाकिस्तान की नज़र में जो पाकिस्तान की पहले पॉलिसी थी, इसराइल एक काबिज़ था, लेकिन अब जो है वो कब्जा करने वालों और जो मकबूजा रहने वाले लोग हैं उनके बीच में जो एक फौज बनने जा रही है उसका पाकिस्तान हिस्सा भी बनेगा। ये है नाज़रीन सूरत-ए-हाल। अख्तर मेंगल साहब ने भी इस पर आवाज़ उठाई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, फजल रहमान साहब को, जमात इस्लामी को और दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं उन सबको इस पर सवालात सामने रखने चाहिए। वकला को भी सवालात सामने रखने चाहिए। उलमा इकराम को अगर लगे कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो पूछी जानी चाहिए तो उलमा इकराम को भी सवालात उठाने चाहिए। सवाल उठाने में कोई हर्ज नहीं है। मीडिया का तो पाकिस्तान में वैसे ही बेड़ा गर्क करके रख दिया। इस पर एक फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट छपी हुई है। उस रिपोर्ट का एक हिस्सा मेरे पास है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि रिपोर्ट कहती क्या है। ये देखें जी, ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट कहती है कि आसिम मुनीर ने यकीनन अपने इख्तियार को मजबूत करने में बेरहमी का मुजाहरा किया। ये अमरीकी फाइनेंशियल टाइम है। अदालतें कई सालों के मुकाबले में ज़्यादा ताबे नजर आती हैं। यानी माजी में अदालतें इतनी कब्जे में नहीं थी, कंट्रोल में नहीं थी जितनी अब कंट्रोल में है। टीवी एंकर्स और कॉलम निगारों का कहना है कि वो सख्त सेंसरशिप का सामना कर रहे हैं और मरकजी हिज़्ब इख्तिलाफ यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर रहनुमा या तो जेल में हैं या छुपे हुए हैं। इसी दौरान फौज का कारोबार के मैदान में असर रसूख मुसलसल बढ़ता जा रहा है, जैसे कि SIFC हो गया या दीगर चीज़ें हो गई, मादनियात हो गई, ज़राअत हो गई। बहुत सारे शोबों में जो फौज से मुंसलिक इदारे हैं वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ये भी उन्होंने लिखा। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि आसिम मुनीर ने इतनी ज़्यादा ताकत अपने हाथ में जमा कर ली है जितनी उन फौजी हुक्मरानों के पास भी नहीं थी जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान में मार्शल लॉ का निफाज किया था। इसके अलावा आसिम मुनीर ने अपने लिए मुमकिना तौर पर एक दिहाई की हुक्मरानी की बुनियाद रख दी है कि 10 साल तक वो यहाँ पे हुक्मरानी करते रहेंगे पाकिस्तान में, क्योंकि महर तस्दीक के तौर पे काम करने वाली पार्लियामेंट ने उसकी मुद्दत मुलाजमत को 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दिया है,
जिसे बाद में दोबारा तौसी भी दी जा सकेगी, यानी एक मरतबा फिर उनको जो है एक्सटेंशन दी जा सकेगी अगर 5 साल मुकम्मल करते हैं उसके बाद फिर तो 10 साल की जो हुकूमत है उसकी बुनियाद रखी है आसिम मुनीर साहब ने अपने लिए। वैसे मैं एक चीज़ आपके सामने रखता हूँ, तारीख अपने आप को ना दोहराती है। एग्जैक्टली जो काम मुशर्रफ के लिए काफ लीग करती थी ना, वही सेम काम इस वक्त आसिम मुनीर साहब के लिए पीपल्स पार्टी और PMLN कर रही है। उस दौर में भी सारा इक़्तिदार परवेज़ मुशर्रफ साहब के पास था, और जो पॉलिटिकल पार्टी जिनको वो इक़्तिदार में लाए थे, यानी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन करके एक जमात थी, वो आफ्ताब शेरपा वगैरह उसके अंदर थे, और राव सिकंदर इकबाल वगैरह थे उसके अंदर। वो जो पॉलिटिकल पार्टी थी ना, मेरे ख्याल में उसमें वो भी थे, यहाँ झंग से एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा होते थे, फैसल साले हयात वगैरह, ये सारे उसके अंदर थे। वो जो पॉलिटिकल पार्टी थी पीपल्स पार्टी और काफ लीग, उन्होंने जितनी खिदमत सर अंजाम दी परवेज़ मुशर्रफ के लिए, बिल्कुल वही वाला रोल आजकल जरदारी और नवाज शरीफ साहब की PMLN